हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म। बिजनौर के एक युवक को बिजनौर से एमपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में संभाजी नगर मंदिर खोलने के मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तरी मैदान में। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। तमिलनाडु में मंदिरों के 2000 किलो सोने के गहनों का इस्तेमाल सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए किया। गहनों गोल्डन बार में बदला। नेपाल सरकार ने भारत को लेकर अपने नागरिकों को दी कड़ी हिदायत। किसी ने भी पड़ोसी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो लेंगे कड़ा एक्शन। तालिबान अमेरिका के 6 विमानों को नहीं दे रहा उड़ने की अनुमति। विमान में अमेरिकी यात्री भी है सवार। विमान को बंधक बनाए जाने की संभावना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चलिए फटाफट नजर डालते हैं बुलेटिन की पहली खबर की ओर। यूपी के बलिया में पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 1395 लीटर हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पकड़ी हुई शराब की कुल कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को जब मुखबिर द्वारा सटीक सूचना मिली तो पुलिस ने सीधा घाट पर गाड़ियों की चेकिंग की और शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 5/9/2021 को जनपद बलिया के थाना रसड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन पकड़े गए, एक डीसीएम और एक स्विफ्ट डिज़ायर। इनमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनके कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब जो हरियाणा में निर्मित थी और हरियाणा में ही बिक्री के लिए थी, उनको पकड़ा गया है। कुल 155 पेटी शराब है जो लगभग 1400 लीटर है, जिसका बाज़ार में अनुमानित मूल्य लगभग 85 लाख रुपए है। इन सभी को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विगत 10 दिनों में बलिया पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब में सराहनीय कार्य करते हुए थाना कोतवाली बलिया, थाना हल्दी, थाना बैरिया और आज रसड़ा में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। और यूपी के जनपद बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में जिहादियों ने रातों रात मजार के पास अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कर दिया है। इसकी खबर जब हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को दी तो जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मजार पर हुए अवैध निर्माण को गिरवा दिया। इस मामले में जब पुलिस ने मजार पर साफ सफाई करने वाले मुतावली से पूछताछ की तो उसने अवैध निर्माण की बात स्वीकार कर ली। मजार जिहाद को जिहादी देश के अलग अलग हिस्से में लगातार अंजाम दे रहे हैं। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने 32 करोड़ से भी अधिक कीमत के कोल्ड स्टोर को कब्जा मुक्त करा लिया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के परिवार का आरोप है कि भूमि का कब्जा मुक्त कराने से पहले उनको नोटिस नहीं दिया गया था। दरअसल आवास विकास परिषद की मेरठ मंडल की टीम पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोर पर पहुंची। यहां टीम ने कोल्ड स्टोर के रकबे को अवैध बताते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं जब इस मामले में आवास विकास परिषद के AXENMB कौशिक ने बताया कि अवंतिका नगर की कीमती जमीन को पूर्व विधायक ने न सिर्फ अवैध रूप से कब्जा कर रखा था बल्कि जमीन को गोदाम और पार्किंग के रूप में भी किराए पर दे रखा था। हमारे साथ आवास विकास वालों ने पुलिस फोर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमारी करीब 85 बीघे ज़मीन जो कि हमारे पूरे ख़ानदान की करीब 85-90 बीघे ज़मीन गई हुई है कि और उसका ना आज तक 40 साल से कोई मुआवजा दिया है, ना कोई अवार्ड किया है। और आज ये जो ज़मीन हमारी ये छोड़ी हुई थी, हम 40 साल से इस ज़मीन को रह रहे थे, हमारे जानवर बनते थे और हाँ इसमें कोल्ड स्टोर था, उसमें उसको आज तोड़ फोड़ कर दी और उसके साथ हमारे साथ ये बदतमीजी की पुलिस फोर्स के साथ।
सर ये जो है सन 1982 में हमारी धारा 28 हो गई थी पूरी योजना की। आवास विकास अवंतिका नगर कॉलोनी है ये, इसकी स्कीम नंबर 1 है, योजना संख्या 1 बुलंदशहर की डीएम कॉलोनी रोड पे। और 1983 में इसकी धारा 32 हो गई थी, मतलब कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 2002 में ऐसे लोगों को पैसा हमने सरकार ने जमा कर दिया, तो 2002 में हमें कब्जा मिल गया आवास विकास को इसका, सन 2002 में। लेकिन उसके बावजूद इनकी 1130 मीटर जगह छूटी हुई थी, उन्होंने 7,500 स्क्वायर मीटर पे कब्जा कर रखा था हमें। और अब जनपद चंदौली से खबर है, जहां ब्राह्मण समाज कार्यक्रम का चकिया में भव्य आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक चकिया शारदा प्रसाद ने उपस्थित ब्राह्मण समाज की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबका सम्मान, सबका साथ और सबका विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में विकास के कार्य किए गए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित इस ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में उन्होंने सुदर्शन न्यूज की टीम को बताया कि सदियों से ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से देवता के रूप में जाने जाते हैं। वेद पुराण के साथ गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं कार्यक्रम में पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम का स्वागत भी पूरे जोर शोर से किया गया। इसके साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह ने निष्पक्ष पत्रकारिता का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी। चकिया के विधायक शारदा प्रसाद जी यहाँ ब्राह्मण समाज को लेकर के एक कार्यक्रम कर रहे हैं। सदर सुदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। ये बताना है कि ये जो कार्यक्रम आज आप करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी सम्मानित जो हमारे साथी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो आपने प्रश्न किया है कि आज ये कार्यक्रम जो चकिया की धरती पर हो रहा है ब्राह्मण समाज सम्मेलन के रूप में, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा रहा है कि आज 5 सितंबर है, शिक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये प्रबुद्ध समाज, बुद्धिजीवी समाज, इसको आज इकट्ठा करके इनसे जो है समाज की जो है दिशा निर्धारित करने के लिए इकट्ठा किया गया है। उनसे जो है आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा किया। देख रहे बहुत सी पार्टियां ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए एक से एक कार्यक्रम कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य से किया जा रहा हो? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है ऐसा समाज है जो दूसरे को देता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ब्राह्मण समाज रहा है, आज भी है। लेकिन जो दूसरी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, तो ये पार्टियां अपने स्वार्थ में, सत्ता के लोभ में आकर के इस समाज को लुभाने का काम करती हैं। लेकिन समाज को लुभाने, उनको जो है आश्वासन देने से बात नहीं बनती है। उनके साथ जो है विश्वास करना जरूरी है, उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर समाज की सेवा करना जरूरी है। लेकिन ये काम ये पार्टियां नहीं करती है। इसलिए मेरा जो मानना है कि ब्राह्मण समाज आगे भी बीजेपी के साथ था और आगे भी रहेगा, ये मेरा मानना है। तो अभी चकिया चंदौली से विधायक शारदा जी से हमारी टीम सुदर्शन की टीम बात कर रही थी, जिला संवाददाता प्रसाद। और अब खबर यूपी के जनपद चंदौली से आ रही है, जहां पे बता दें पुलिस ने एक ठेकेदार की मौत की गुत्थी सुलझाई है। बता दें पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि ब्रजेश की हत्या नहीं बल्कि 2 बाइकों की टक्कर के चलते मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 28 अगस्त की रात धीना थाना क्षेत्र के बरहन गांव के पास सड़क किनारे ब्रजेश का शव मिला था। पुलिस को मृतक ठेकेदार के शव पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं इस घटना पर मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यूपी के कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 110 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें 186.07 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसी के साथ उन्होंने अरमापुर नहर के पुल का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दौरे में दादानगर में ओवरब्रिज बनाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि अपने दौरे में उन्होंने कांग्रेस और सपा पर खूब निशाना साधा और बीजेपी के कार्यकाल की प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव
तो वहीं यूपी के ललितपुर में बढ़ते डेंगू मलेरिया के मामलों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसकी रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। हालातों को देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने बढ़ते बुखार और डेंगू मलेरिया से रोकथाम के लिए कई टीमों और सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं, जो घर घर जाकर पीड़ितों का उपचार मुहैया कराएंगे। प्रशासन के मुताबिक स्कूलों के आसपास या पालिका क्षेत्र में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। जहां भी पानी इकट्ठा होता है वहां पंप से पानी की निकासी और उसकी साफ सफाई भी की जाएगी। जनपद ललितपुर में मलेरिया फैसिलिटेरम टाइप का कोई भी केस नहीं है। हमने अब तक जो पिछले 15 दिनों की सूचना हमने प्राप्त करी है अभी, मतलब फीवर का सूचना इनको प्राप्त है। लगभग 1500 लोगों का पूरा CSC, PSC, जिला अस्पताल सब मिल करके 1644 केस जो है वो डिटेक्टेड हुए हैं। तो इस दौरान फीवर से संबंधित जिसमें ज्यादातर ये हर गांव में मुनादी सुबह शाम भी हम कराएंगे। ये स्पेशली विशेषकर स्वच्छता को लेकर और मुनादी के साथ साथ जो वहाँ की अन्य टीमें हैं जो आपकी ये स्वास्थ्य विभाग की मूव कर रही हैं, उनके साथ हम लोग प्रधानों का भी एक प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। उनको भी एक जागरूक करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम आ गया है, ये भी सरकार की तरफ से ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम ये पूरी कंप्लीट आई है, ये भी हम शुरू करने जा रहे हैं, उनको जागरूक करने। अभी कंप्लीट हो रहे 6 तारीख से 14 तारीख तक इनका पूर्ण रूप में हम लोग को डोर टू डोर इसका सर्वे भी करेंगे। यहाँ कौन सी घर पे उसी फीवर है या उसी तरह के लक्षण है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करके उन लोगों को इलाज करने के लिए पूरा व्यवस्था करेंगे। तो वहीं यूपी के मथुरा में राधाष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। SDM और CO ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठक की। आपको बता दें कि राधाष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का जमकर पालन किया जाएगा। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं का टुकड़ियों में प्रवेश कराया जाएगा जिससे कोविड गाइडलाइन का पालन हो सके और इसके साथ ही मंदिर में भीड़ का दबाव न बन सके। इसके लिए सूचना विभाग राधा जन्म का लाइव दर्शन श्रद्धालुओं को कराएंगे। मीटिंग आज मेले की यहाँ पे की गई है। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं। उनको एक टाइमलाइन दे दी है कि जो उनसे संबंधित काम है वो उस टाइम पे अपना देख के सही से देख के पूर्ण कराएं। इसके बाद 7 तारीख को DM साहब की अध्यक्षता में जिले पे बैठक है, तो उसमें इनसे जानकारी ली जाएगी कि इनके कामों की क्या स्थिति है। देखिए, जो पूर्व में परंपरागत व्यवस्थाएं नहीं हैं उन्हें तो हम रखेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा SHO के साथ, चौकी इंचार्ज के साथ जाकर उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। हमने उसमें और कुछ सुधार की संभावनाएं देखी हैं, उन पर भी हम लोग अपना पुलिस बल तैनात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मेला हमारा सकुशल संपन्न हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो वहीं बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कमर कस चुकी है। सभी अलग अलग संस्थानों से मिले रहे सर्वे के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। वहीं बीजेपी के सभी वर्तमान विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में यूपी के मेरठ में सरधना विधानसभा के विधायक और बीजेपी के नेता संगीत सिंह सोम भी सरधना में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इस विषय में हमारे सहयोगी अमित सिंह ने उनसे बात करके उनके विचारों को जाना। कि भाजपा ने मिशन 2022 जो है वो गांव-गांव उतर के और जितने सिटिंग MLA हैं भाजपा के सभी अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, कोई ऐसी ऑफिसेज में नहीं बैठे। इसी कड़ी में सरधना क्षेत्र से विधायक संगीत सोम जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अपने क्षेत्र में निकले हुए हैं, फलावदा में कुंडा गांव में। सही चुनाव आने के वक्त जो है भाजपा बिल्कुल कमर कसे हुए कि एक भी सीट विपक्ष के लिए नहीं छोड़नी है। देखिए, पहली बात तो यह है, अभी आप विभिन्न जो सर्वे आ रहे हैं आपने उसमें देखा है कि किसी का बुरा हाल है सब पार्टियों का। आज भी सारे सर्वे, एक सर्वे गलत हो सकता है, 2 सर्वे गलत हो सकता है, लेकिन सभी सर्वे आज भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों की जिम्मेदारी है अपने लोगों के बीच में रहें, उनके दुख सुख में खड़े रहें, उनके काम होएं। अभी अगर आप यहाँ रहोगे तो हमने सड़कें बताया, गांव के चारों तरफ की सड़कें हमने बनवाई। हम सड़कें बनवा रहे हैं, बिजली अच्छी दे रहे हैं, हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो दे रहे हैं, हम सुरक्षा का एक माहौल दे रहे हैं और सुरक्षित लोगों को कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों के साथ दिन में लूट हो जाती थी, भैंसे बुग्गी जैसा गाँव में यहीं बताया कि 4-4 भैंसे यहीं से गाड़ी में लाद के ले
गए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता। हम अपने काम के बल पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी बल पे फिर से जीत का आएंगे और उसी के लिए हमने कमर कसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो हमें ना गर्मी देखनी है ना सर्दी देखनी है, हमें काम करना है, लोगों के बीच में काम करना है और वही हम कर भी रहे हैं। संगीत जी, जैसे आपके क्षेत्र में कुछ उपनगरीय क्षेत्र भी आता है लेकिन आप गांव-गांव उतर के काम कर रहे हैं, ये बताएं कि जो ये सरदना क्षेत्र है इसमें जो गाँव का एरिया खास तौर पे, इसमें क्या क्या विकास कार्य आपके समय में हुए और क्या अभी प्रपोज्ड हैं? ये अगर आप मुझसे ना पूछे, जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी आई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो सरदना विधानसभा में बन रही है। हमारी सरदना विधानसभा में 80% सड़कें हमने जो 3-3 मीटर की थी उनका हाईवे बनवाने का काम किया। आप मेरे साथ चलेंगे, हर सड़कों को देखेंगे तो सब पे काम चल रहा है। बहुत सड़कें कंप्लीट हो गई है, नानू से सरदना, चाहे खिरवा से लेके सरदना, चाहे आप महलका से लेकर चले जाइए सोफीपुर मेरठ चले जाइए, चाहे भगवानपुर बिसोला होते फलावदा चला जाइए, चाहे आप कोल से लेकर दांदूपुर होते हुए खतौली से मिला दीजिए। अनेकों सड़कें ऐसी हैं जिनका हमने चौड़ीकरण करा के सबको तैयार कराने का काम किया है। और बिजली जो 6 से 7 घंटे आती थी, अभी गाँव के लोगों से आप पूछिए, 18 घंटे कंटिन्यू बिजली हम गाँव में दे रहे हैं और आने वाले और 6-7 महीने लगेंगे, हम इस 18 घंटे को हर गाँव में 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पे चुनाव में आएगी और उसी बल पे चुनाव जीतेगी। 350 प्लस का लक्ष्य है, वो हम जीत करेंगे। संगीत जी, ये जो क्षेत्र था यहाँ अपहरण, लूट और इस तरह की घटनाएं काफी होती थी, लेकिन जो योगी जी के कार्यकाल में इस क्षेत्र में भी काफी हद तक इन घटनाओं पर रोक लगी है। तो क्या पुलिस प्रशासन के साथ मिलके आप जैसे जनता के एक तरीके से प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ खास उस पर चल रही है कोई चीज? बिल्कुल चल रही है। देखिए, अब तक होता क्या था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, एक विशेष वर्ग को वो बढ़ावा देते थे और जब विशेष वर्ग को बढ़ावा देते थे वो खुल के गुंडाई करते थे, पुलिस पर गोली चलाते थे, लेकिन पुलिस की गोली उन पर नहीं चलती थी। कैराना जैसी जगह में देखिए, चौकियों पर ताला डाल दिया गया था। आपको पता है, ये हाईलाइट भी रहा था और बड़ी न्यूज रही थी कि चौकी पे गुंडों ने ताला डाल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, अगर गुंडा एक गोली चलाता है तो जवाब में पुलिस 100 गोली चलाती है। और आज गुंडों की वही हालत है, या तो सरेंडर कर गए या जेल के चले गए या पुलिस एनकाउंटर में अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। बचा कोई नहीं है, जो बढ़ रहा है वो बचेगा भी नहीं, निश्चित रहिए सब जाएंगे। संगीत जी, एक जो लव जिहाद की घटनाएं कुछ बढ़ रही हैं और हालांकि योगी जी की सरकार जो है उस पर काफी सख्त भी है और काफी कानून भी आए हैं, तो इसके लिए क्या लगता है आपको, कुछ जागरूकता होनी चाहिए या कड़ाई से पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, पुलिस को तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी ही चाहिए। और लव जिहाद, मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ, मेरा तो मेन इशू रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से लव जिहाद जिस तरीके से फैला हुआ है, कोई सोनू बनेगा, कोई मोनू बनेगा, कोई अफजाल से विक्रम बनेगा और लड़कियों को बहकावे में आकर उन्हें फंसाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर कठोर कानून लाई है, कानून की प्रक्रिया और तेजी से चल रही है और मजबूत करने की उसकी प्रक्रिया चल रही है। एक भी ऐसे ये तो बहुत बड़ा आतंकवाद है, यही तो आतंकवाद है, हम इसी के तो खिलाफ हैं। एक भी बेटी के साथ, एक भी बच्ची के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, हर हालत में उस पर कार्रवाई होगी। संगीत जी, एक आखिरी सवाल, कुछ पार्टियां जो हैं जातिगत राजनीति कर रही हैं, कोई ब्राह्मण समाज को प्रेरित कर रहा है, कोई पाल समाज को प्रेरित कर रहा है, कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है, कोई संपर्क यात्रा निकाल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति में जो पार्टियां आ रही हैं, क्या यही भविष्य रह गया राजनीति का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती और हम जाति बिरादरी की, देखिए जाति बिरादरी से कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता साहब। समाज को मिला के एक साथ इकट्ठा करके, वही जब समाज एक साथ चलता है, जिसके साथ चलता है वही पार्टी चुनाव जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं राजपूत बिरादरी से चुनाव जीत के आ जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। 36 बिरादरी मुझे वोट देती है, मेरा गुर्जर समाज यहाँ खड़ा है, मुझे गुर्जर समाज आधे से ज्यादा वोट देता है, जबकि मेरे सामने गुर्जर समाज से प्रत्याशी होता है। लेकिन हम समाज की बात नहीं करते, हम 36 बिरादरियों से जो समाज बनता है उसकी बात करते हैं। और मुझे ये सब लोग हर बूथ पे दबा के वोट देते हैं। पहले चुनाव में 62,000 दी, दूसरे चुनाव में 99,600 कुछ वोट दी, कुछ कम 1 लाख दी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही लोग अब के मुझे 1.5 लाख वोट देने जा रहे हैं। और अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां भक्ति संगीत के कलाकारों ने कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन किया है। बता दें कि सभी भक्ति संगीतकार ढोलक और हारमोनियम से भजन गाते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपने गए। आपको बता दें कि ज्ञापन में संगीत कलाकारों ने नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग की। इसी के साथ संगीतकारों ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की वजह से भक्ति कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी पर आंच आ रही है। आज हम सब लोग यहाँ जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति
जो कि धार्मिक कार्यक्रमों की एक मुरादाबाद की रजिस्टर्ड संस्था है। अब चूँकि सारे कार्य खुल चुके हैं कोरोना काल में, पिछले मार्च से इस जुलाई तक करीबन 1.25 साल हो चुके हैं। सभी कलाकार बेरोजगार हैं क्योंकि रात का कर्फ्यू पिछली बार हटा था, थोड़ा सा काम किया था। इस बार भी हमारी मांग है कि रात्रि कर्फ्यू हटाया जाए ताकि आने वाले नवरात्रों में हम अपना कार्य कर सकें, हमारी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो, क्योंकि सभी कलाकार बेरोजगार हैं। रात्रि कर्फ्यू के कारण प्रोग्राम बिल्कुल बंद पड़े हैं। पार्टियां जितनी भी कराती थी घरेलू प्रोग्राम है, सभी लोग डरते हैं कि अभी परमिशन नहीं है, तो अगर हमें 100-200 लोगों के साथ कार्य करने की इजाज़त मिल जाए, रात्रि कर्फ्यू हट जाए, तो जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को जाए और वो हमारा दर्द समझेंगे सभी कलाकारों का, क्योंकि सभी कलाकारों की ये मांग, पुरजोर मांग है कि रात का कर्फ्यू हटे ताकि हम भी धार्मिक कार्यक्रम कर पाएँ। और खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आयोजन में माध्यमिक और बेसिक स्कूल के 75 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस आयोजन में राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इतना ही नहीं, आयोजन में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षक देश के सर्वांगीण विकास की नींव हैं और देश के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में देश के कर्णधारों के ऊपर जिनका भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है, ऐसे सभी शिक्षक भाइयों बहनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस पर पंचायत भवन में कार्यक्रम था। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 75 भाइयों बहनों का और बेसिक शिक्षा के 75 भाइयों बहनों को सम्मानित किया गया है और मुझे विश्वास है कि समाज को बेहतर शिक्षा देने के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए और देश के विकास के लिए हम लोग सब मिलकर शिक्षक भाइयों बहनों के सहयोग से शिक्षा में परिवर्तन करके और देश को, आगामी पीढ़ी को देश के लिए तैयार करने का काम करेंगे। एक बार मेरी ओर से सभी भाइयों बहनों को, शिक्षक भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी के सहारनपुर में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वहीं सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि अगस्त में अपराधियों के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाया गया था, जिसमें अवैध शस्त्र, अवैध ड्रग और अवैध शराब के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के साथ उन्होंने कई हत्याओं का खुलासा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि अभियान के दौरान कुल 230 अभियुक्तों को आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत जेल भेजा गया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। माह अगस्त में विभिन्न अभियान चलाए गए। इसमें अवैध शस्त्र, अवैध ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चले। साथ ही साथ कुछ चोरी की घटनाएं और हत्या की घटनाएं खुलासा कर दी गए हैं। इसमें कुल 230 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के पास से भारी मात्रा में जो शराब, ड्रग्स और जो असला बरामद की गई है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है और इनका संपत्ति का जब्तीकरण का कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह का अभियान लगातार चलेगी और जो भी संलिप्त लोग हैं इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ इनामी भी है? हाँ, इसमें जो 15,000 का 4 इनामी भी पकड़ा गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।